हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, फॉर ऑल दीज विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अगेन। ठीक है, इट मेक्स अस हम्बल, है ना। ये सारी विशेष जो है, इट मीन्स ए लॉट। ठीक है, इट मेक्स अस हम्बल, इट मेक्स अस कि यार अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, और अच्छा करें, और अच्छा करें, और अच्छा करें, ताकि आप लोगों का और अच्छा हो सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी 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 जी, है ना। हैप्पी टीचर्स डे की विशेष बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए, हमारे सारे पीडब्ल्यू के सभी एम्प्लॉयज के लिए, है ना। एंड आप मेरी तरफ से भी अपने पेरेंट्स को विश करिएगा हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ के पहले टीचर्स हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, है ना। सबसे पहले लाइफ लर्निंग्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स, ठीक है, वही सबसे ज्यादा सिखाते हैं यार। ठीक है, तो मेरी तरफ से घर के जो आपके सबके बड़े हैं उनको भी हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, जी 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 जी। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, इट्स जस्ट अनदर डे, है ना। काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विशेष मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बट मुझे लगता है कि काम ज़्यादा ज़रूरी है यार, है ना। पर्सनली मुझे बोलेंगे तो मेरी लाइफ में ऑब्वियसली ये डे इम्पोर्टेंस तो रखता ही है। ठीक है, बिकॉज आई एम ए टीचर एंड मैं जो भी कुछ हूँ, जिस दिन, अगर पता नहीं आपने कभी देखा है या नहीं देखा है, जो मेरा यूट्यूब लॉन्च था पीडब्ल्यू में, ठीक है, उस डे भी मैंने आपको बोला था, सबको बोला था, मैं आज भी यही मानता हूँ कि वेयर एवर आई एम टूडे, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो मेरे टीचर्स को ही जाता है। ठीक है, उस दिन भी मैंने एक परसेंटेज बोली थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आई आई परफेक्टली बिलीव इन इट। आई बिलीव वेयर एवर आई एम टूडे, इट इज 90% ऑफ माई सक्सेस का जो क्रेडिट है वो मेरे टीचर्स को जाता है। 5% ऑब्वियसली पेरेंट्स भी आपके साथ, फैमिली भी आपके साथ बहुत मेहनत करती है इस बहुत बड़ी जर्नी में। 5% क्रेडिट गोज टू देम। ठीक है, 2-4% मैंने भी कुछ मेहनत करी होगी, मुझे लगता है, बस उसका रोल शायद 2-4% ही है। ठीक है, 95% गोज टू द पेरेंट्स हु आर ऑल्सो माई टीचर्स एंड टीचर्स जिन्होंने मुझे सब्जेक्ट भी सिखाए हैं अलग अलग। ठीक है, बाकी 2-4% मेरा भी रोल होगा। मुझे लगता है मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर सिर्फ बताते रहें और स्टूडेंट फॉलो ही ना करे तो दैट डजंट मेक, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आ सकता है। और बाकी 1-8% जिसे आप बहुत बड़ा फैक्टर मान लेते हैं, बट मेरे ख्याल से 1-8% लक भी मैटर करता है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। गाना गाइए, सॉरी दैट्स नॉट माई फोर्टे। ठीक है, वो मेरा फोर्टे नहीं है। हाँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी कुछ निकल जाता है, वो एक अलग बात है, बट गाना वाना गाना जो है वो अपने बस की बात नहीं है। ठीक है, जी 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 जी, चलिए आइए 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 यार, है ना। शुरू करते हैं क्लास को। आज लेक्चर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास भी है। सर आप हंस रहे हो तो समझ जाओ तुम, जब हम हंसते हैं तब लोग
फंसते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। रूल्स टू अटेंड द क्लास, ठीक है। शान जगह बैठी, हेडफोन लगा रखे हो, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप नोट्स बना सकें, ठीक है। कभी भी किसी क्लास में 10 15 20 मिनट बाद जो है वो ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें, ठीक है, और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना। अगर किसी का बैकलॉग भी है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर की पहली क्लास है, दूसरी क्लास से नहीं, ठीक है। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन देखा करें, बहुत फायदा होगा इससे। कभी भी चैट में चाहे लाइव हो रिकॉर्डेड हो कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज आप एडमिन द्वारा ब्लॉक किए जा सकते हैं। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ, कुछ ना कुछ नोट्स हर एक बच्चे के रह जाते हैं, मैं भी आपकी जगह होता मेरे भी रह जाते हैं, बट क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से नोट्स को क्या कर सकते हैं आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लैग हो गया था, कोई बात नहीं, अभी अभी रूल्स ऑफ द क्लास ही चल रहे हैं, इनको ये तो तुम्हें याद हो चुके होंगे, ठीक है। डाउट्स को डाउट सेक्शन पूछे अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। मेक श्योर करिए कि अगर जिस स्लाइड पे आप डाउट पूछ रहे हैं किसी और ने पूछ लिया हुआ तो सेम डाउट पे क्लिक कर दें, आंसर देना थोड़ा आसान हो जाता है। वीडियोस को हाई स्पीड पे ना देखें अगर आप अंडरस्टैंडिंग बेटर रखना चाहते हैं तो। Yes, there is one big flaw in your preparation and its name is backlog. Backlog जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? That is not today. आज बैकलॉग नहीं होगा यार, कुछ भी हो जाए बट आज बैकलॉग नहीं होगा। किसी और दिन होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं, बट आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। आइए क्या करेंगे आज, लास्ट क्लास का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ेंगे, बट उससे पहले वेव के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे फीचर्स पढ़ेंगे, और टेस्ट नंबर 32 जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। जी जी जी, संडे के टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी हम क्लास में भी रिवाइज कर चुके हैं, बस आयनिक इक्विलिब्रियम बचा हुआ है। जो क्लास में रिवाइज कर चुके हैं उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए क्लास के साथ, और आयनिक इक्विलिब्रियम साथ में स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें हमने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। दो मेटल्स लिए थे, एक को हमने नाम बोला था कैथोड विच इज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल, एक को हमने नाम बोला था एनोड विच इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और बीच में रख ली थी कोई सी भी गैस, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस, और यहां लगा दिया था वैक्यूम पंप। जैसे जैसे आप यहां से प्रेशर को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज, और वोल्टेज को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज, ठीक है। जब प्रेशर लगभग कितना हो जाएगा 0.0001 mm ऑफ Hg, पोटेंशियल लगभग कितना हो जाएगा 10 किलोवाट से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तब क्या होगा, यहां पर यहां से इनविजिबल पार्टिकल्स ये पीछे जाके एनोड के स्ट्राइक करेंगे और क्या शो करेंगे, दैट इज फ्लोरोसेंस कहना है फ्लोरोसेंस कह लो, फॉस्फोरोसेंस कहना है फॉस्फोरोसेंस कह लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। होगा क्या इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकले सबसे पहले वो H2 की बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर इसी H को क्या कर देंगे, आयोनाइज। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो गैस से निकले हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो मेटल से निकले हैं, वही यहां पर पीछे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी को हमने कैथोड रेज भी बोला था, इसी को आज की डेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रेज का पार्टिकल नेचर होता है ना, किसी पे स्ट्राइक करती हैं तो अपनी एनर्जी को क्या कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं, तो पार्टिकल नेचर है इसका। और क्या बात करी थी हमने कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे पता चला, रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो साफ पता चल रहा है इस पे नेगेटिव चार्ज है। ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी डिफ्लेक्ट होती है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, कैसे पता चला था, और पार्टिकल नेचर था, रास्ते में माइक का व्हील रख दिया था और वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, कैसे पता चला था, रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें उसकी पीछे क्या पड़नी शुरू हो जाएगी, शैडो पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और दैट्स इट,
ठीक है। हाँ, इसका गैस यहाँ पर जो कलर शो होगा यहाँ पर फॉस्फोरोसेंस या फ्लोरोसेंस के कारण, वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमेशा स्ट्राइक कौन करने जा रहा है? दैट इज मेटल। अब मेटल हाइड्रोजन से निकला हो, मेटल से निकला हो, नाइट्रोजन से निकला हो, क्लोरीन से निकला हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। सिमिलरली इसका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, ठीक है। दैट इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इसी तरह से हमने एक और भी पढ़ा था, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, जिसको एनोड रेस भी बोला गया था या कैनाल रेस भी बोला गया था। उसमें दोबारा आपने क्या रखी थी? डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। ये मान लेता हूं कैथोड है, बीच में छोटे छोटे छेद होंगे यहां पे, इसको परफोरेटेड कैथोड बोल देते हैं। इसको एनोड, फिर वही कोई गैस रखी थी आपने और यहां से वैक्यूम पंप। प्रेशर क्या करते जाएंगे आप? डिक्रीज। पोटेंशियल क्या करते जाएंगे आप? इंक्रीज। जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे मेटल से हो या गैस से हो, सबसे पहले वो गैस को क्या करेंगे? आयोनाइज, बॉन्ड को तोड़ेंगे पहले तो, एटम्स बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे आप? आयोनाइज। अब ये है आपका एनोड रे कहना है, एनोड रे कह लो, कैनाल रे कहना है, कैनाल रे कह लो। ये है जो कैथोड के पीछे जाके स्ट्राइक करेगा, शो क्या करेगा? फिर वही फॉस्फोरोसेंस या फ्लोरोसेंस, दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अगर थप्पड़ पड़ा उसी टाइम गाल लाल हो गया, एक वो है, एक है थप्पड़ पड़ा थोड़ी देर बाद गाल लाल हुआ, बस इतना ही फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है सर। ये था। और यहां पर भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नोड रेस के ऊपर या कैनाल रेस के ऊपर। कैसे पता चला? रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया तो ये नेगेटिव की तरफ चले गए। ये भी डिफ्लेक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड से। इनका कलर डिपेंड करता है, गैस चेंज करने पर कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस है तो एनोड रे ये है, नाइट्रोजन गैस है तो एनोड रे ये है, ऑक्सीजन गैस है तो एनोड रे ये है। तो ऑब्वियसली अलग अलग पार्टिकल जाके स्ट्राइक कर रहा है तो उसका कलर भी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी भी क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेरे ख्याल से यहीं पर कल हमने बात करी थी इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल, या इसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां पर दे रखा है एक रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि रेडियो एक्टिव होगा और इसमें से कोई ना कोई इनविजिबल पार्टिकल निकलता रहेगा, कोई ना कोई इनविजिबल पार्टिकल निकलता रहेगा। अच्छा, मलिगन एक्सपेरिमेंट भी था, हाँ, उसमें टोटल चार्ज होता है वो Ne होता है, ठीक है। दैट्स इट। अब यहां पर वापस आते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्स, सर ये कैसा सोर्स है? बेटा इसमें से निकल रही है अल्फा रेस। क्या निकल रही है? अल्फा रेस। सर अल्फा रेस होती क्या है? ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। सर ये अल्फा रेस He होती है? नहीं नहीं बेटा, He के अंदर, He के अंदर तो दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अल्फा रेस तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी कि दो प्रोटॉन होंगे, दो न्यूट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सर ये कहां गए? बेटा इसने ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसने ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज कर दिए, लूज कर दिए। ये है अल्फा रेस। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। He2 पॉजिटिव निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। सामने आगे क्या रखी हुई है हमने? कोई थिन गोल्ड ऑयल। हमने देखा जो अल्फा रेज इधर से जा रही हैं उनमें से मैक्सिमम जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई हैं, मैक्सिमम जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई हैं, ठीक है। गोल्ड फॉयल के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे, वहां से
अल्फा रेज जो है वो मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेट पास हो गई है। आइए इस टॉपिक का फील लेते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यही हमारा आपके लिए गिफ्ट है। आइए, यहां पर क्या किया हुआ है हमने, मैंने एक एटम का न्यूक्लियस रखा हुआ है। कौन सा एटम है ये, यहां पर प्रोटॉन दे रखे हैं 79, यानी कि एटॉमिक नंबर है 79, यानी कि गोल्ड का रखा हुआ है मैंने। किसका न्यूक्लियस है ये, गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये रहा गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब मैं यहां से इस गन से इसके ऊपर डालूंगा अल्फा रे पार्टिकल। क्या डालूंगा, अल्फा रे पार्टिकल। खुद देखिए क्या हो रहा है, खुद देखिए क्या हो रहा है। ये पूरा एटम है, एटम में से मैक्सिमम पार्टिकल स्टेट जा रहे हैं, मैक्सिमम 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 स्टेट जा रहे हैं, मैक्सिमम स्टेट जा रहे हैं। जो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं वो डेविएट हो रहे हैं, जो न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं वो डेविएट हो रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल इधर से आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा गोल्ड का एटम है, मैक्सिमम स्टेट पास हो रहे हैं, मैक्सिमम स्टेट पास हो रहे हैं। कुछ जो है वो डेविएट हो रहे हैं, कुछ जो है वो डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसके लिए बेटा लाइट ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल बेटा, आप अपने चाहें तो अपने दिमाग की बत्तियां बंद कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। ये था वो गोल्ड का एटम, यहां से अल्फा रेज गई और मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेट पास हो जाएंगी। कुछ ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय ए सर्टन एंगल, बाय ए सर्टन एंगल, ठीक है, सर्टन एंगल। सर क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्या अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यस। क्या गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यस। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी कारण जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सामने जाके जहां पर स्ट्राइक कर रहे हैं ना, ये सामने जाके जहां पर जिस स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं उस स्क्रीन पे हमने कोटिंग कर रखी है ZNS की। ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। यानी कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल यहां जाके स्ट्राइक करेगा, यहां पर एक डॉट बन जाएगी चमकती हुई, जहां स्ट्राइक करेगा डॉट बन जाएगी, जहां स्ट्राइक करेगा डॉट बन जाएगी, जहां स्ट्राइक करेगा वहां पर एक डॉट बन जाएगी, चमक आएगी, चमक आएगी, चमक आएगी, ठीक है। इसी को सिंटिलेशन भी बोलते हैं। देखना चाहते हैं सिंटिलेशन का एग्जाम्पल, तो ये रहा। सिंटिलेशन कब ऑब्जर्व होती है, जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ZNS स्क्रीन पे। जैसे ही ये आपका फेस है, ये मम्मी की क्या है, चप्पल है, ये चलो शरीर का कोई भी हिस्सा मान लो, ठीक है। ये जैसे ही चप्पल जहां पे पड़ेगी, वहां पे पड़ेगी, ये हिस्सा लाइट अप होने लगेगा, इसमें से एनर्जी निकलने लगेगी। विश्वास नहीं हो रहा ना, एनर्जी निकल रही है, तो पहले एक बार ऐसा है, एक बार चप्पल खाइए मम्मी से, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूं वाकई जहां पे ये चप्पल लगेगी वो हिस्से में से लाइट निकलने लगेगी। विश्वास नहीं हो रहा, पहले चप्पल खाइए फिर उसके बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है, चप्पल खाने के बाद, बट आपको नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो लाइट निकल रही है ना, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो इंफ्रारेड है। कौन से हैं, इंफ्रारेड है, वो खुली आंखों से हम देख नहीं सकते। हाँ, इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाओगे यहां पे, इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाओगे यहां पे, या इंफ्रारेड कैमरा, थर्मामीटर गलत बोल दिया, इंफ्रारेड कैमरा लगाओगे, वो खुद बताएगा कि अरे चप्पल लगने के बाद भाई इसमें से तो बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं। इंफ्रारेड कैमरेज आपने देखे भी होंगे, मैं बताता हूं कहां पे, ठीक है। आपने डिस्कवरी पे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, किसी ऐसे चैनल पे ऐसा कोई ना कोई प्रोग्राम देखा होगा जिसमें वो बताते हैं ना कि स्नेक्स वगैरह हंट करते हैं ड्यू टू हीट, हमारी बॉडी से जो रेडिएट हो रही है, वो जो हीट निकल रही है, उसके जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो इंफ्रारेड ही है, वो इंफ्रारेड ही है, जिसपे वो इंसान लाल, हरा, येलो सा नजर आता है। देखा है कभी? यस, दिस इज ए
एन एग्जाम्पल ऑफ CPWEC, बिल्कुल जी बिल्कुल, चित्र पकौड़े विद एक्स्ट्रा चीक। हाँ, जो रात के सीन्स होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यस यस यस, देख रखा है, देख रखा है। तो सिंटिलेशन का मतलब भी आपको समझ आ गया। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जितना डेली लाइफ से इसको रिलेट किया जा सके, ठीक है, क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ाना याद रहे ना रहे, अब डेली लाइफ के ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, हम लड़कों के साथ, यस हम लड़के या जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसा होता रहता है, वो यार मतलब कि ठीक है, जिंदगी है, ठीक है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है भाई, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, माँ बाप से थप्पड़ खा लो, नहीं तो दुनिया जब थप्पड़ मारेगी ना भाई, उसका असर पूरी उम्र रहता है। ये तो फिर थप्पड़ मार के थोड़ी देर बाद गले लगा लेंगे, है ना। ये सिखा ही रहे हैं, दीज आर द टीचर्स। हैप्पी टीचर्स डे आंटी जी। आइए आगे बढ़ते। ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम अल्फा रेस पास कर गई, कुछ अल्फा रेस डिफ्लेक्ट हो गई बाय ए सर्टन एंगल थीटा। हजारों लाखों में से कोई एक होगी बदकिस्मत जो जाके टकराएगी और सीधा वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सीधा जाके न्यूक्लियस से टकरा गई, फिर वहां से वापस आ जाएगी। वो तो पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा घुस जाएगी, ठीक है। टॉपिक देखिए, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या सीखा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या क्या इंटरप्रिटेशन लगाई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटरिंग का मतलब पता है ना, वो अल्फा पार्टिकल्स बिखरते जा रहे हैं, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, मैक्सिमम तो स्ट्रेट ही जा रहे हैं, कुछ राइट या लेफ्ट भी जा रहे हैं, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या क्या पाया? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट एनी डेविएशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट ही पास होते जा रहे थे गोल्ड के एटम में से, ठीक है सर। कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे स्मॉल एंगल से, कुछ गए सामने, देखा बे ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, हम पे भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे और किसी ना किसी एंगल पर डेविएट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कभी कभी आप किसी को मिलने जा रहे होते हो, बड़े तैयार व्यार होके, ठीक है ना, बड़े तैयार व्यार होके जो है वो मिलने जा रहे होते हो, सामने से वो आ जाती हैं, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ ही उसके पापा खड़े होते हैं, है ना। तो जैसे ही आप उनके पापा को देख लेते हो, ठीक है, चुप करके या तो राइट की तरफ चले जाते हो या लेफ्ट की तरफ चले जाते हो। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ है। अल्फा पार्टिकल सीधा जा रहा था, सामने देखा गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड के न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा या लेफ्ट की तरफ। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो अपने पाथ को ही क्या कर लेते हैं, रीट्रेस कर लेते हैं, कि सीधा गए, टकराए और मुंह मोड़ के वापिस आ गए। बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं, सीधा सीधा टकरा गए, आप जा रहे थे सीधा और सामने उसके पापा से टकरा गए जाके, ठीक है, टकराना उससे था, उसके पापा से जाके टकरा गए, है ना। ऐसी हालत में राइट लेफ्ट नहीं मुड़ते, हम अपना मुंह मोड़ के ही वापिस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रीट्रेस इट पाथ, या शो डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन आना है, ग्रेटर देन आना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। डिफ्लेक्शन होती है सामने अल्फा उसको गोल्ड न्यूक्लियस को देख के ही डिफ्लेक्शन होती है, बट 90 डिग्री से ज्यादा हो ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं ना, थोड़ा सा इस साइड से निकल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, जो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको हमने एन से लिखा है। जो सीधा पास हो रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं या लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसको किसे लिखा, एन से। दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। सर ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये अल्फा रे सीधा जा रही थी, आगे है ये गोल्ड का न्यूक्लियस, इसको देख के इसने अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। कितना कर लिया, बाय
एन एंगल थीटा, ये वही वाला थीटा, ये वही वाला थीटा, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। सर ये जेड क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। हाँ, अरे किसका एटॉमिक नंबर? अल्फा रे का, या जिसपे स्ट्राइक कर रहे हो, जिसपे स्ट्राइक कर रहे हो, जिसपे क्या कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं, देखो देखो मैंने क्या बोला, जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ये डिफ्लेक्शंस भी बढ़ती जाएंगी, ये कम होता जाएगा, डिफ्लेक्शन भी कम होती जाएंगी। आओ मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, एक्सपेरिमेंट है हमारे पास पूरा, इसका फील लीजिए। राइट नाउ एटॉमिक नंबर है 79। देखो कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, देखो कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हो रहे हैं डिफ्लेक्ट कुछ अल्फा पार्टिकल्स, हाँ सर हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, और काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे ही देखो मैंने इसका एटॉमिक नंबर कम कर दिया, जैसे ही मैंने इसका एटॉमिक नंबर कम कर दिया, जैसे ही मैंने इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कर दिया 20, अब देखो कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब देखो कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। जैसे ही एटॉमिक नंबर कम कर दिया, डिफ्लेक्शंस कम हो गई, एटॉमिक नंबर ज्यादा, डिफ्लेक्शंस भी ज्यादा। और बढ़ाऊं एटॉमिक नंबर, 20 की जगह मैंने 30 कर दिया। देखना, एज कंपेयर टू 20, अब 30 वाले में, अब 30 वाले में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएंगी। देखो जरा, 20 वाले के कंपैरिजन में अब 30 वाले में ज्यादा हो जाएंगी। देख रहे है ना, पूरा फील लो टॉपिक का। और अगर इसे मैं 79 कर दूं, ये देखो, इसी को मैंने 79 कर दिया, गोल्ड कर दिया, यानी कि क्या हो रहा है, हाँ गोल्ड कर दिया, अब देखो डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गई। ठीक है जी, चलिए बढ़िया बढ़िया। कोई कह रहा है इसको हाइड्रोजन कर दो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपको नोबेल प्राइज ही जीतोगे क्या? अरे सीधा नोबेल प्राइज ही जीतोगे क्या? सिर्फ नीट की सीट लो ना यार, एम्स में रैंक 1 लो, है ना। आई, ठीक है। सो एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर। एक और है, एक और है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो डिफ्लेक्शन कम होगी। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप अपनी बाइक पे बहुत तेज जा रहे थे, बहुत तेज जा रहे थे, स्पीड ज्यादा थी, स्पीड का मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी, ज्यादा, ठीक है। अचानक से सामने कोई जानवर आ गया, सांड आ गया मान लीजिए, है ना, बुल आ गया, ठीक है, तो क्या आप उससे टकराएंगे या बच के निकल जाएंगे? आप उससे टकराएंगे या बच के निकल जाएंगे? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, आगे सामने से सांड आ गया, ठीक है, तो क्या आप उससे बच पाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा? है ना, टकरा जाएंगे उससे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आइए इसको भी फील देते हैं, इसको पूरा टॉपिक को समझिए। ये देखिए, देखिए देखिए देखिए, राइट नाउ पहले देख लो, मैंने अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को मिनिमम कर दिया है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को मिनिमम कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कर दी है, मिनिमम कर दिया, मिनिमम मिनिमम। देख रहे, आप बाइक पे जा रहे थे, आपने सामने सांड को देख लिया, ठीक है, बाइक की स्पीड अभी बहुत कम है, बहुत कम है, तो उसको देख के ही अपना रास्ता आराम से बदल लोगे, पता है यार कि ये कहीं पे भी मार सकता है ना, चोट लग सकती है। अब देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, अब देखो एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि उसके पास पास से गुजर रहे हो, है ना।
और अगर और बढ़ा दिया, मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम, अब देखो देखो, है ना, अब टकराने के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के जो डिफ्लेक्शन होंगे वो कम होंगे। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मिनिमम तो देखो डिफ्लेक्शन ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, डिफ्लेक्शन ज्यादा, उसके पास जा ही नहीं रहे, डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो उससे टकराने के चांसेस ज्यादा, डिफ्लेक्शन कम। मेरे ख्याल से ये भी प्रूव हो गया है, ठीक है। हर एक बात का आपके पास विजिबल प्रूफ है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक ठीक, आइए आइए आइए। ये लिखा होगा आपने, क्योंकि कल मैंने बोला था क्लास में कि इसको लिख के जरूर लाइएगा। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन से हमें क्या क्या पता चला, पहले रदरफोर्ड का मॉडल बता देता हूं, फिर ऑब्जर्वेशन बताता हूं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन की तब तक डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटसाइड न्यूक्लियस होंगे एंड रिवॉल्व कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। यही रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम है। ये रहा न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, जो आपको ग्रीन वाले नजर आ रहे हैं। ये थी वो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, जिसपे रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया था। एटम स्फेरिकल शेप का होगा, जिसका साइज जो होगा वो 10⁻⁻10 मीटर होगा, ठीक। पूरा का पूरा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जिसका साइज 10⁻⁻15 मीटर है। अगर एटम का टोटल साइज 10⁻⁻10 मीटर है, तो इसका न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस, ये वाली लाइन गलत है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, बस इतना ही बहुत है। बस। हाँ, इसको वन फर्मी भी बोलते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं, वन फर्मी, वन फर्मी। करोगे कुछ क्वेश्चंस करोगे? पहला क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन करिए, बी क्विक इन आंसरिंग। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जिससे ये पता चला कि न्यूक्लियस होता है, इसी कारण से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, उसमें कौन से पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया जाता था, उसमें कौन से पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया। आंसर है हीलियम का एटम नहीं, हीलियम के न्यूक्लियस को, हीलियम का न्यूक्लियस इम्पिंग्ड होता है, डालना, है ना, मेटल फॉयल पे जो गोल्ड की बनी हुई थी, और वो स्कैटर हो जाती थी अल्फा रेस। ऑप्शन नंबर डी। 40%। गोपाल हैं, तेजवीर हैं, यश हैं, अंशुमन हैं और आयुष है। वेल डन बेटा, वेल डन। अगला क्वेश्चन करिए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है,
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। अच्छा, एन की वैल्यू दे रखी है। जब एंगल थीटा है 60 है तो एन की वैल्यू 36 है। अच्छा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर मिनट आपसे पूछे हुए हैं जब एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा अच्छा, अगर पहले इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर होंगे, अगर एंगल इतना था, अगर आपने एंगल कितना कर दिया 90 डिग्री, तब आपसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पूछे हुए हैं। क्या हमने ये पढ़ा था अभी? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। यस सर, तो बस इसी को लगा लो फिर। n1 या n2 बाय n1 कर देता हूं, n2 बाय n1। n2 ऊपर है तो थीटा 2 नीचे होगा, थीटा 2 नीचे होगा। n1 नीचे है तो थीटा 1 ऊपर होगा। सर ये तो प्रोपोर्शनल होता था ना, इक्वल टू करोगे तो कोई साइन लगेगा ना, कोई कांस्टेंट लगेगा, तो वो कांस्टेंट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल आउट ही हो जाना है। ठीक है सर, ठीक है बेटा, बताना वैल्यूज। सर n1 दे रखा है 36, बिल्कुल। थीटा 1 कितना है? ये 60 है। 60 को 2 से डिवाइड करूंगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। और ये कितना आ जाएगा? सर 45 आ जाएगा, 90 को करूंगा तो 45। साइन 45 की वैल्यू 36 इधर ले जाता हूं। साइन 30 की होती है 1/2, तो 1/2 की पावर 4। और साइन 45 की होती है 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, पावर 4। सर 36 नीचे आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16। हाँ 16 ऊपर आ जाएगा 8√2। हाँ सर, नहीं नहीं, √2 × √2 × √2 तो 4 आ गया। हाँ 4 आ गया। 4 4 36 को 4 से करूंगा तो 9 आएगा, 36 को 4 से करूंगा तो 9 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो वो हैं गोपाल हैं, यश हैं, देवेश हैं और मयंक है। वेल डन। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो खुद आप अटेम्प्ट करिए। ये अभी अभी हमने जो सिमुलेशन दिखाया था, जिससे आपको इस टॉपिक का फील आया होगा प्रॉपर, उसको बस देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो। अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। कभी अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, 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 सबके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं एंड अल्फा पार्टिकल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, टुवर्ड्स विच मेटल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझे? ये रहा वो मेटल और ये रहा अल्फा रे। अल्फा रे किसके सबसे पास जा सकती है? अल्फा रे किसके सबसे पास जा सकती है? ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये मिनिमम पूछा है, मिनिमम। पर जहां पर रिपल्शन सबसे कम होगी, ये वाला डिस्टेंस अल्फा रे और मेटल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये सबसे कम कहां पे होगा? अरे अभी अभी तो किया था हमने, तो एक्सपेरिमेंटली किया ना। अगर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था, अगर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था, मिनिमम पूछा है मैक्सिमम पूछा है? मिनिमम पूछा है। अगर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा था तो काफी पास जा सकते थे। अभी देखना, मैं इसका एटॉमिक नंबर काफी कम कर रहा हूं, कैल्शियम कर रहा हूं, कैल्शियम 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 में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब देखो, अब ज्यादा पास जा रहा है क्या? अब ज्यादा पास जा रहा है क्या? अब ज्यादा पास जा रहा है या अब ज्यादा पास जा रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सर इस वाले केस में सबसे ज्यादा है। ये देखो यहां पर सबसे पास है ना, मौत को छू के टक से पास से निकल सकता हूं मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।
सर बेसिकली क्वेश्चन पता है किसके ऊपर था? क्वेश्चन पता है किसके ऊपर था? कि जब इन दोनों की रिपल्शन मिनिमम होंगी ये सबसे पास जाएंगे, रिपल्शन मैक्सिमम होंगी तो दूर से ही हट जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक लड़की है ना, उनके पिताश्री जो है वो बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग के हैं, तो आप उनके घर के पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात रख सकते हैं कि सर मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, सो एंड सो, ठीक है, एंड हम अपनी लाइफ को इकट्ठा बिताने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद हो तो, है ना। तब ये डिस्टेंस बहुत मिनिमम होगा, ये उसके पिताश्री, ये आप। बट पता चले उनके पिताश्री जो है वो अपना उनका कारखाना है जिसमें वो कट्टे बनाते हैं, है ना, बंदूक बनाते हैं, तो ऐसे केस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। आप उस लड़की को कहेंगे दीदी अगले साल रक्षाबंधन पे आना, रक्षाबंधन पे राखी बांध देना, वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू ऐसी गलत सलत हरकतों के बारे में सोचने के। चलिए चलिए चलिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन थी कि ये फेल हो गया और हमें नया मॉडल ऑफ एटम देना पड़ा, ठीक है। व्हाई ओनली गोल्ड वाज यूज्ड, कैन एनी अदर मेटल कैन बी यूज्ड? मैंने तो अभी 4-5 करके दिखाया, एटॉमिक नंबर चेंज करके दिखाया। गोल्ड फॉइल ही क्यों? बहुत थिन होता है ना, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है। इलेक्ट्रॉन भी तो होगा ना गोल्ड फॉइल में, क्या कुछ अल्फा पार्टिकल उनसे अट्रैक्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे सर, क्यों नहीं होंगे? ओ क्यों पापा जी, उसमें ना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका मास बहुत कम होता है, वो इसके कारण इसका रिड्यूस्ड मास ना फिजिक्स में पढ़ोगे वो भी बहुत कम हो जाता है। और जो प्रोटॉन होता है ना भाई, ओ भाई साहब, वो इससे 1837 गुना, 183 टाइम्स, 1837 टाइम्स इसका मास ज्यादा होता है, तो उसका रिड्यूस मास भी बहुत ज्यादा होता है। तो दोनों से मास के कारण इसकी अट्रैक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। अल्फा रेस हीलियम ही होते हैं, या फिर हम कंसीडर करते हैं हीलियम ही होते हैं भाई, है ना। कंसीडर तो तुम ये कर सकते हो कि अगले साल हम रैंक 1 लाएंगे, ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करने के लिए मेहनत करो। अगर गोल्ड पॉजिटिवली चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल साइड कैसे जा रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं गोल्ड क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो तुमने सोचा है। तुम्हारी सोच का तो देखो, सोच और सोच में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं बेटा। गोल्ड का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, एटम तो हमेशा न्यूट्रल ही होता है, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो तुमने सोचा कि गोल्ड पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने तो नहीं बोला, गोल्ड का न्यूक्लियस बोला। सर बच्चों को भी समझाना होता है क्वेश्चन, आप देखते नहीं हो पोल में स्टूडेंट सही आंसर से ज्यादा गलत क्यों देते हैं, तो आपको बताओ, मुझे क्या बताओ। वाई जेड का स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है ये, उसका रदरफोर्ड का वो था, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। लैपटॉप में क्लासेस नहीं चल रही हैं, टाइमिंग 4 o'clock दे रहा है, कांटेक्ट करिए टीम से, उसमें मैं तो आंसर दे नहीं सकता। एयू आंसर क्यों नहीं हुआ? अभी भी खुशी पूछ रही है, ठीक है, कि आंसर एयू क्यों नहीं हुआ। खुशी आंखों में, पहली बात तो आंखों को खोलिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। खुशी खुशी प्लीज, सबसे पहले ओपन योर आइज एंड देन वी विल सी। खुशी ये मैंने प्रोटॉन 79 रखे हैं, ये गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है, तुम खुद देख लो ना, मुझसे पूछ क्यों रही हो, तुम खुद देख लो। दूर से ही डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, दूर से ही डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। अब खुशी मैंने इसका एटॉमिक नंबर 20 कर दिया, अब देखो है ना, मौत को छू के टक से पास से आ जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जरूर पूछ सकते हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है ये जरूर पूछ सकते हो आप। गोल्ड के अंदर, अच्छा इसमें लिखा नहीं जाएगा ना, हाँ, गोल्ड के अंदर 79 प्रोटॉन्स थे। कितने? 79 प्रोटॉन्स। और अल्फा के पास 2 प्रोटॉन, 79 2 को रिपेल कर रहे हैं। यहां पर कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन्स हैं, अब 22 को रिपेल कर रहे हैं। कौन ज्यादा रिपेल्शन फील करेगा? 79 और 2 वाला, ठीक। चलिए चलिए चलिए, आपका पेपर पढ़ाए हुए से आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई,
कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर लक्ष्य में पढ़ाया था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों ने वहां पे बातें सुनी थी, उनको अप्लाई किया था, उनके इंटरव्यूज भी हैं कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। उसी लक्ष्य बैच के बहुत सारे बच्चे इसी बैच में रिपीट कर रहे हैं। तो वो बच्चे से पूछा जाए ना यार, मुझसे क्यों पूछा जाएगा? वाई शुड आई आंसर इट? आस्क द स्टूडेंट, ठीक है। वो तो उसको पता होगा। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी कि 70% से ज्यादा मेहनत आपकी है, हम लोग तो सिर्फ 20-30% है, उस दिन आप पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। उससे पहले मजे लेते रहिए जिंदगी के, ठीक है। आइए, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये न्यूक्लियस है, उसने बता दिया था, यस सर, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, जो रदरफोर्ड ने बताया था। बाहर इलेक्ट्रॉन रहा मैक्सवेल, ठीक है। लैग हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, ये लैग हो गया था, मैं बता देता हूं, ठीक है। ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सवेल आया रदरफोर्ड के पास, कह रहा भाई साहब हमने सुना आपने एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया है, जरा दिखाओगे हमें? कह रहा हाँ मैं दिखाता हूं, है ना। रदरफोर्ड ने कहा आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, ये दिखाते हैं। ये देखो सर, रदरफोर्ड ने मैक्सवेल को बोला ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कह रहा अच्छा अच्छा। मैक्सवेल ने अपनी किताब खोली, कह रहा भाई साहब आपको पता है मैंने ना एक थ्योरी दी है, वो थ्योरी कुछ इस प्रकार है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में होगा तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन में होगा तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। मैंने उस थ्योरी को प्रूव भी किया। रदरफोर्ड कह रहा बड़ी अच्छी बात है। कह रहा सर अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है क्या ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है? रदरफोर्ड ने बोला हाँ सर, इस पे ना नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। तो ये एक्सिलरेटेड मोशन में हुआ? हाँ सर, सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सिलरेटेड मोशन होता है। पता है हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, जिसके कारण वो एक्सिलेटेड मोशन होता है। तो इसका मतलब ये भी एनर्जी लॉस करेगा। अब रदरफोर्ड का मुंह थोड़ा सा बन गया, है ना, कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा, इसका मतलब इसका सर्कुलर ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ये थोड़ी देर बाद किस पे गिर जाएगा? क्योंकि एनर्जी लॉस करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, एनर्जी कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एंड में किसके ऊपर गिर जाएगा? न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। यानी कि एटम अनस्टेबल होना चाहिए, बट एटम तो क्या होता है? स्टेबल होता है। रदरफोर्ड ने बोला भाई साहब मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या बोला था? एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी लॉस करता रहता है, लिबरेट करता रहता है। तो अगर रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। इसके कारण वो स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा। स्पाइरल समझ गए? ये पाथ, इस पाथ को स्पाइरल पाथ बोलते हैं। गर्ल्स को पता होगा जब वो बहुत छोटी छोटी थी तो ऐसी चूड़ियां भी चलती थी, है ना? यस। एंड बाय फॉलोइंग द स्पाइरल पाथ इट शुड कम ऑन ए न्यूक्लियस इन 10⁻⁻8 सेकेंड है, पावर में है, पावर में 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, रदरफोर्ड भी लाइक गद्दारी कर बे, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी पता है आपको, बट एक बार फिर बता देते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है।
सर एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिल्कुल। हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटॉप होते हैं, पता है ना इसको। ड्यूटीरियम को ऐसे भी लिखते हैं, ट्रीटियम को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है सर। आइसो बार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम होता है, अटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, अटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, अटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का मैं 14 वाला आइसोटॉप ले रहा हूं, 12 वाला नहीं, 14 वाला, ठीक है। एंड नाइट्रोजन का तो नॉर्मल ही है। देख रहे हैं, दोनों का अटॉमिक नंबर अलग अलग है, बट मास नंबर क्या है? सेम। नेक्स्ट, आइसोटोन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का 14 वाला रख लेता हूं और ऑक्सीजन का नॉर्मल 16 वाला। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? दिस माइनस दिस, ये भी 8 आएगा, दिस माइनस दिस, ये भी 8 आएगा, ठीक है सर। एक और होते हैं आइसो डायाफर्स, जिसका A -2Z सेम होता है। A क्या है? मास नंबर, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है यार, बस वैल्यू रख लेना, उसमें क्या। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ये सोडियम पॉजिटिव है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और चैट बॉक्स नीचे चल रहा है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वैसे ये मैं जानता हूं, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपने। बी क्विक। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है वेव, ठीक है। सर ये वेव होता क्या है? पार्टिकल नेचर में क्या होता था, ध्यान से सुना यार, ध्यान सुना। पार्टिकल नेचर का एग्जांपल हमने कल दिया था, ठीक है क्या? आज भी दिया हमने एग्जांपल ना यार, पार्टिकल नेचर का नहीं दिया? देखो, पार्टिकल नेचर का तो एग्जांपल है ये। मम्मी ने अपनी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करी है, साथ में क्या ट्रांसफर किया? ये चप्पल है ना, ये चप्पल यहां पे पड़ी, फिर यहां पर फिर वो यहां से लाइट निकलने लगेगी इंफ्रारेड वाली, जिसको हम सिंटिलेशन बोलते हैं। अलग बात है, अलग बात है, बट मैं कह रहा हूं ये पार्टिकल नेचर का एग्जांपल है। देखो, मम्मी ने अपनी बॉडी से आपकी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करी है, साथ में क्या ट्रांसफर किया? ये चप्पल आई होगी यहां पे, ठीक है। इसे बोलते हैं पार्टिकल नेचर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, साथ में मैटर का भी ट्रांसफर हो रहा है, साथ में इस चप्पल का भी ट्रांसफर हो रहा है, इसे बोलते हैं पार्टिकल नेचर, ठीक है। पर आप इतने खतरनाक एग्जाम्पल क्यों देते हो? चलो भाई, थोड़ा सा लड़कों को खुश कर देते हैं, ठीक है, और एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिससे ये सारे खुश हो जाए, ठीक है। कभी कभी तो बनता है, कभी कभी तो इनका भी कर दे, है ना, इनको भी खुश कर ही दे।
आइए अब आपको एक एग्जांपल देते हैं वेव नेचर का। वेव नेचर में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होगी, बट कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, जैसे पापा नहीं देखते, आप किसी फंक्शन में कुछ गलत हरकत कर रहे होते हो तो पापा अपना बस चश्मा उतार के ऐसे देखते हैं तुम्हें घूर के। ठीक है, तुम्हें समझ आ जाता है कि भाई साहब घर जाके अगर अपनी हड्डियों को सलामत रखना है, ठीक है, तो अब ये हरकतें हमें बंद कर देनी चाहिए। तो पापा ने सिर्फ अपनी नजरों से तुम्हें देखा, कोई मारा नहीं, कोई पीटा नहीं, कोई डांटा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और तुम्हें समझ आ गया कि ये अपनी चीप हरकतें हमें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आइए उसी का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। आइए ये एग्जांपल देख के मैं जानता हूं लड़के हमारे पहली बार जो है वो बहुत खुश होने वाले हैं। आइए ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये पॉइंट थोड़ा शुरू से दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, देखिएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी ट्रांसफर होगा विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए 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 आइए शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, ये नजरें मिली हैं अभी, ये सारी चीप हरकतें इकट्ठे करते हुए, ये है ना। कर लो, ये कर लो पहले, पढ़ाई तो अगले साल भी हो सकती है। हाँ बस 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 बस, है ना। ये देखिए एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। थैंक यू प्रिया जी, हमारी क्लास को लड़कों को बर्बाद करने के लिए। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। यस 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 यस, टॉपिक का प्रॉपर फील लीजिए। अब लाइफ में कभी भी आप ये तो नहीं बोल पाएंगे कि सर मुझे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, वेव नेचर का अभी अभी आपने एग्जांपल देखा, और अगर इसी वेव नेचर के अगर इसी वेव नेचर के बारे में घर पे पता लग गया तो घर पे जाके पार्टिकल नेचर का एग्जांपल भी हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सिंटिलेशन भी हो जाएगी। भाई साहब तीन तीन टॉपिक इकट्ठे पढ़ रहे हैं आप, तीन तीन टॉपिक। ठीक है, यस। चलिए चलिए चलिए, रुको, मेरे पास आई थिंक वेव के लिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज सामने ही पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट। आओ, दिखाते हैं। पीछे प्रिया जी को लगा लेते हैं थोड़ा क्लास का ग्लैमर कोशंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, जो प्रिया जी ने एग्जांपल करके दिखाया वही हम भी करके दिखाएंगे। देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी का ट्रांसफर होगा विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, इस पॉइंट से देखो, देखो ध्यान से देखना, यहां से यहां एनर्जी पहुंच जाएगी, कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, यहां से कोई चीज चल के वहां नहीं जाएगी। देखो जरा, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है आपको? आई थिंक ऐसे ज्यादा नजर आएगा, हाँ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? क्या इस पॉइंट से यहां तक एनर्जी पहुंचती जा रही है? ऐसा तो नहीं है ये पार्टिकल चल के जा रहा है वहां पे, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। अगर ये पार्टिकल चल के जाता तो ये पार्टिकल नेचर होती। ठीक है, क्या नजर आ रहा है? जी जी जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो प्रिय वाला एग्जांपल रिपीट कर दो, है ना कमीनो। ठीक है, वो तुम्हारे लिए बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बनाओ मीना, है ना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना, वाह वो तुम्हारे लिए ही बना। ठीक है जी, चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो पूरा फील लीजिए टॉपिक का, पार्टिकल नेचर का भी, है ना। अगले साल रिजल्ट नहीं आया तो पार्टिकल नेचर का फील, और अगर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए तो वेव नेचर का फील। मर्जी आप, मर्जी मर्जी आपकी है यार, दोनों में से कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस है जिसमें
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी पहुंच जाती है, बट किसी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। किसी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। लड़कों की खुशी देखो आज, है ना, इनसे ज्यादा खुश आज कोई नहीं है। आज ये भर भर के तारीफें करेंगे अमित सर की, वैसे ये नाराज रहते हैं हमसे, क्यों? क्योंकि हम सच बोल देते हैं। बट आज लड़के जो हैं वो सारे खुश रहेंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। आपको कैसे पता? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आइए टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। जब भी वेव चलती है, ठीक है, जब भी वेव चलती है, ठीक है, वो ऐसे चलती है, ठीक है। एक ये वेव प्रोपेगेशन है, वेव इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, और ये कैसे चलती है? क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। क्रस्ट को हम लोग पॉजिटिव में लिख देते हैं, ट्रफ को हम लोग नेगेटिव में लिख देते हैं। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज ट्रफ। हाँ, ये बस एग्जाम्पल उसी में रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। आइए कुछ बातें करते हैं वेव की चीजों के बारे में। वेव लेंथ क्या होगी? पहली बात तो ये एक डिस्टेंस है, किस किस के बीच में? दो कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। या तो क्रस्ट होंगी या ट्रफ होंगी, या तो क्रस्ट होंगी या ट्रफ होंगी, क्रस्ट या ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। देखो ये एक क्रस्ट है और ये एक क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हो कि ये एक ट्रफ है और ये एक अगली ट्रफ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। लड़कों के चेहरे की मुस्कान एनटीए ले लेगा। तुम्हारा नाम है मुस्कान चौरसिया, लगभग 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से बेटा तुम लड़का हो लड़की हो, मैं तो विश्वास नहीं करता कि लड़कियां भी इतनी बेवकूफ हो सकती हैं, ठीक है। भगवान ने जो, अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूं मैं, भगवान ने जो बेवकूफ होने का जो सिंड्रोम है ना, थोड़ा लड़कों में ज्यादा दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़के बेवकूफ होते हैं, तो मैं भी तो लड़का ही हूं यार, है ना। तो बट ये सिंड्रोम मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा हम लोग ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, ज्यादा बेवकूफियां हम लोग करते हैं, ठीक है। तुम 4 महीने से बेटा स्पैम कर रहे हो, लड़का हो लड़की हो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तुम्हें लगता है एनटीए तुम्हारी मुस्कान नहीं लेगा, है ना? अभी तक तुम किसी बैच मैनेजर के हत्थे नहीं चढ़ी, है ना, चढ़े, पता नहीं लड़का हो लड़की हो, आई डोंट नो, ठीक है। तुम उसके हत्थे नहीं चढ़े और तुमने उसने तुम्हें ब्लॉक, क्योंकि 1000 बार तो मैं देख चुका हूं तुम्हें स्पैम करते हुए, हर एक क्लास में कम से कम 10 बार देखता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। बट फिर वही, ये ब्लॉक करवाना मेरे हाथ में नहीं है, होता तो बेटा तुम 4 दिन में गायब हो जाते। बट चलिए चलिए चलिए, आइए टॉपिक पर वापस करते हैं, ठीक है। किसी को डिग्रेड कर रही हो, अपने बारे में तो सोच लो। यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा बेटा? क्योंकि डिस्टेंस है तो ये या तो होगा मीटर या सेंटीमीटर, सर कोई और भी हो सकता है, नैनोमीटर बिल्कुल, आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल, पिकोमीटर बिल्कुल, फर्मी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। जैसे एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर। एक आंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर। और सही बात बताऊं तो ना, मुझे नहीं लगता तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुम स्पैमर हो एंड यू हैव बीन पेड बाय सम अदर कंपनी कि इनका बैच जाके खराब किया जाए, ठीक है। यस, आपके बैच में, हर बैच में पेड स्पैमर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई एक ऐसा पॉइंट है
कोई भी पॉइंट है, ठीक है, यहां से कितनी रेज पास हो रही है, कितनी वेव्स पास हो रही हैं एक सेकंड में, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, उसे क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है सर, इसको न्यू से लिखा जाता है, एन यू, न्यू। ये लैम्डा है, इसके बारे में तो चलो पता ही है, ठीक है। इसका यूनिट, यूनिट क्या होता है इसका? पर सेकंड कह लो, या कई बार साइकिल्स पर सेकंड भी लिखा होता है, या हर्ट्ज भी लिखा होता है। हर्ट्ज का फॉर्मूला होता है HZ, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मुस्कान का नुकसान हो गया, कम बोलो बे, पढ़ो इधर, ठीक है। स्पीड का देखो मतलब कोई बताने की जरूरत है नहीं, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक सेकंड में वो क्या कहलाती है? स्पीड, ठीक है। उसको C से लिखा जाता है। वेव नंबर को लिखा कैसे जाता है? न्यू के ऊपर बार से। ये होता क्या है? रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। अगर किसी की वेवलेंथ 1 मीटर है तो उस 1 नैनोमीटर है तो ऑब्वियसली उसका वेव नंबर क्या होगा? 1/1 नैनोमीटर का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा? अगर मीटर है तो मीटर का इनवर्स, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर का इनवर्स, नैनोमीटर है नैनोमीटर का इनवर्स, पीकोमीटर है तो पीकोमीटर का इनवर्स, है ना। आंगस्ट्रॉम है तो आंगस्ट्रॉम का इनवर्स। उसमें क्या बताने वाली यार बात है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। सर इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड, ऑब्वियसली, क्योंकि इसका यूनिट क्या था? पर सेकंड। पर सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है सर। और कुछ छोटी सी चीजें बतानी है। एम्पलीट्यूड बताना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम ए से लिखते हैं। ये कोई वेव चल रही है, वेव। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, वेव इधर जा रही है, जैसे इसमें दिखाया था ना एक, ये वेव जनरेटर। इस वेव जनरेटर में वेव इधर से इधर जा रही है, नजर भी आ रहे होंगे इसमें। ये क्रस्ट है, सॉरी ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, फिर क्रस्ट, ऐसे चल रहा है। ये ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होगा? ये जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है वहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम? एम्पलीट्यूड। ऐसा इधर कहना, क्रस्ट में कहना है या ट्रफ में कहना है, बात एक ही है। इसे क्या बोलेंगे आप? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे इसे हम? एम्पलीट्यूड, ठीक है। बच्चा फिर वही पूछ रहा है, कह रहा है सर ये यूनिट याद करने पड़ेंगे क्या? मैंने कल इसका ना बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया था आपको, कल बड़ा शानदार एग्जाम्पल दिया था। शायद वो ना वही बात आप बोल देते हैं, है ना, बच्चा उस बात को सुनता नहीं है, अगले दिन फिर वहीं पे घूम रहा होता है। मैंने आपसे बोला था हर एक पर्सन की एबिलिटी डिफरेंट है यार। मैं कैसे बोल दूं कि ये चीज याद करनी पड़ेगी? मैं कैसे बोल दूं कि इसको याद नहीं करना पड़ेगा? मैंने तो पता क्या लिखवाया है? डिस्टेंस का इनवर्स लिखवाया है, डिस्टेंस का इनवर्स लिखवाया है। अब आप उसको ये लिखना है, 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 कुछ और लिखना है, डिस्टेंस के इनवर्स को वो लिख लो यार। अगर आपको लगता है ये याद करना है तो याद कर लो, और अगर आपको पता है कि ये डिस्टेंस का इनवर्स है तो कोई मतलब ही नहीं है यार, है ना। तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना यार, हर एक स्टूडेंट अलग होता है। वेव का मतलब समझ आ गया सर? आ गया। फिर वेव नेचर क्या होती है? वेव नेचर क्या होती है? जब दो
या दो से ज्यादा चीजें एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकती है, उसे क्या बोलते हैं आप? उसे क्या बोलते हैं आप? वेव नेचर। जैसे ये देखिए, ये एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, और दोनों कहीं पे जाके मिल गई। जैसे एग्जांपल देखना, ये वेव यहां आ गई, इधर से आ रही है, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट आ रही है, और इस पॉइंट पे आके ये दोनों मिल गई, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर गया, तो एक बड़ी वेव बन जाएगी। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये पढ़ा है, इवन फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, चैप्टर का नाम था वेव चैप्टर, क्लास 11th में सबसे लास्ट हुआ करता था मेरे टाइम पे, अभी पता नहीं कौन सा है, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक पढ़ते थे हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे ही पढ़ते थे ना, उसमें ऐसे ही पढ़ते थे, एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, अगर क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता तो ये वेव छोटी हो जाती, ऐसी हो जाती, कुछ ऐसी हो जाती, ऐसी हो जाती, है ना? पढ़ा है ना? जी 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 जी, ठीक है। तो वेव नेचर का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजें एक जगह पे हो सकती हैं। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? ओनली वन थिंग एट वन प्लेस, वन थिंग एट वन प्लेस, है ना? वन थिंग एट वन प्लेस। जैसे होता नहीं, बचपन में कभी आपने मार खाई हो, या कभी किसी को मार खाते हुए देखा हो, ठीक है। किसी अगर बच्चे के, मान लीजिए आपने एक राइट गाल पे थप्पड़ मार दिया, तो वो पता क्या करता है? वो पता क्या करता है? वो अपने राइट गाल पे ऐसे हाथ रख लेता है कि यहां मत मारना, यहां मत मारना, यहां मत मारना, है ना? ऐसे करता है, आपने भी शायद किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया भैया, ठीक है। खाने वाला पिताश्री से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, यहां मत मारना, यहां मत मारना, ठीक है, ऐसे कर देता है अपने हाथ को ना। तभी 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 उसको लगता है कि बस एक यही जगह है जहां पर पेरेंट्स या टीचर मार सकते हैं, तभी दूसरे गाल पे पड़ जाता है, फिर वो बेचारा इधर हाथ कर लेता है ना। तो वन थिंग एट वन प्लेस, है ना, वही क्या है? पार्टिकल नेचर, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, एक जगह पर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल नेचर। आपका मेरा दुनिया में किसी भी चीज को अगर आप खुली आंखों से देख पा रहे हो, उसका पार्टिकल नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। स्टडी के साथ साथ जिम ज्वाइन कर सकते हैं क्या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? आंसर है एब्सोल्युटली यस, यू शुड। करना मतलब कि ऑप्शन नहीं, मेरे को तो लग रहा है करना चाहिए भाई, करना चाहिए आपको। मोह आया भाई, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। आई वुड प्रेफर एनी स्टूडेंट ऑन एनी गिवन डे, ठीक है, कि जिसकी हेल्थ अपने ऑप्टिमम लेवल पे है, ठीक है, अपने ऑप्टिमम लेवल पे है, एंड वो ऑब्वियसली अपने जो भी उसका एग्जाम भी होगा, वो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एज कंपेयर टू समवन जिसकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो सकती है, बट 2 महीने पहले से ही खाना छूट जाता है, पीना छूट जाता है, चक्कर आने लगते हैं, एग्जाम की टेंशन होने लगती है, बेड पे लेट जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आई वुड प्रेफर द फर्स्ट, बल्कि मैं तो फर्स्ट वाले को प्रेफर करूंगा भाई, ठीक है। तैयारी थोड़ी कम भी होगी, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आएगा एज कंपेयर टू दैट वन। योगा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालो यार, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालो, इंसान हो तुम भी, फील लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पढ़ो, दबा के पढ़ो यार, दबा के पढ़ो। कोई कहता है 12 घंटे पढ़ो, मैं कहता हूं ले भाई 13 घंटे पढ़, ठीक है, उसमें कौन सी आफत आ गई है? बट 1 घंटा क्या अपने लिए नहीं निकाल सकता क्या मैं ह्यूमन नहीं हूं? मुझे कोई फील करने का वो नहीं है क्या? क्या करूं, मैं मर जाऊं, है ना? वो वाली हरकतें थोड़ा करनी है यार हम लोगों को। कोई कह रहा है 12 घंटे पढ़ो, 12 की जगह 13 पढ़ो भाई, कोई टेंशन नहीं है, 1 घंटा अपने लिए निकालो, जिम ज्वाइन करो, आपको जो बड़े 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 यू फील लाइक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, इवनिंग वॉक के लिए जाओ, रनिंग करो, रनिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड एक्सरसाइज, मतलब कि आपका कंसंट्रेशन स्टडी में बहुत अच्छा होगा। योगा करो, मेडिटेशन करो, जो आपको अच्छा लगता है। हाँ, अब ये नहीं कि मेरे को पबजी खेलना अच्छा लगता है, आई वुड ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। वो भी कर सकते हो 10 15 20 मिनट, बट 1 घंटा मोबाइल में, मुझे इंस्टाग्राम की रील्स देखना अच्छा लगता है, आई वुड ट्राई टू अवॉइड इट। वो मुझे लगता नहीं है कि यार, हाँ 10 15 20 मिनट वो भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है यार, ठीक है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना भी ऐसा चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से
सुनिएगा समझिएगा। मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे आप सारे लोग। इसमें अभी नजर नहीं आ रहा, मैंने कर रखा था सेव, बट कोई बात नहीं, मैं कल इसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, ध्यान से सुनिएगा अच्छे तरीके से। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहती है? सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, आप चैट को थोड़ी देर ना बंद करते हैं, कुछ ज्यादा ही चल रहा है चैट में। ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या कहती है? इट इज ऑल अबाउट रेडिएशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडिएशन का मतलब लाइट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैं इसका लिख देता हूं फिर बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिस भी सोर्स से निकल रहे हैं, अब वो बल्ब हो सकता है, ट्यूब हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकता है, रेडियो स्टेशन से, कहीं से भी निकल रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है, वो एमिट हो रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। क्या? कॉन्टिन्यूसली, बस एमिट होते जा रहे हैं, 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 कोई भी टाइम गैप नहीं है। ऐसा नहीं कि रेडिएशन एमिट हुए फिर रुके, लाइट एमिट हुई बल्ब से फिर रुकी, फिर एमिट हुई फिर रुकी, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, रेडिएशन जिधर जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। डायरेक्शन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू। अगर वेव इधर जा रही है आपकी तरफ, आपकी तरफ है ना, ये फिंगर आपकी तरफ कर रखी है मैंने, ठीक है, ये अब वेव इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, जो यहां पर आप देख भी रहे हैं। वेव यहां पर इधर जा रही है बेटा, वेव इधर की तरफ जा रही है, ये है वेव प्रोपेगेशन, वेव इधर की तरफ जा रही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जनरेट होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जनरेट होगा, ठीक है जी। ये है मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। और बात करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफर किसमें करती हैं? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में। समझाता हूं।
फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए कोई पूछे कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव दोनों में फर्क क्या है, या विजिबल रेज भी जो हमें लाइट नजर आती है उसको विजिबल रे बोल देंगे। इन सब में फर्क क्या है, इसको माइक्रोवेव क्यों बोल रहे हैं, इसको रेडियो वेव क्यों बोल रहे हैं, इसको विजिबल रेज क्यों बोल रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस होगा ना। इनमें डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, विजिबल रेज की फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड वेव की फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेज हमारी बॉडी से निकल रही है, हमारी बॉडी से, इन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, या ऐसा भी कह सकते हैं इनकी वेव लेंथ अलग अलग होगी, बट इनकी स्पीड सबकी सेम होती है। स्पीड सबकी सेम होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है, ये एमआईटी में आएगा यार, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी, थर्ड पॉइंट, EM waves travel with speed of light। स्पीड ऑफ लाइट को पता है ना, C से लिखा जाता है, यस सर। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज waves do not require any material medium for propagation। for propagation, इनको कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपेगेशन के लिए, ना तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, हर किसी में स्पीड जो होती है ईएम वेव्स की वो 3 × 10⁸ ही मीटर पर सेकेंड होती है। इसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं होती, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अगला पॉइंट जो है, ठीक है, अच्छा नहीं, पहले ये भी बता देता हूं, रिलेशन बता रहा हूं फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड में। ये C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट करके तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आना है। किसी की अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। हाँ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट यही आना है। अगला पॉइंट देखिएगा जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती कर सकते हैं, वो पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ कई बार हम जल्दी जल्दी आंसर करने में कभी छोटी मोटी कोई गलती कर भी जाते हैं, ठीक है, ऐसी गलती ना हो, मैं पहले आपको बता रहा हूं। एक लाइन आती है कि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। ठीक है, सारे बच्चे उसको ट्रिक करके आ जाते हैं। आपके भी दिमाग में यही बात चल रही होगी कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू के। ई किसके बराबर हो जाता है, NH न्यू, क्योंकि बहुत बार आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये बहुत बार बात पढ़ी है। अरे भाई, वो लाइन क्या थी कि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। वो मैक्सवेल ने थोड़ा बोला था, मैक्सवेल ने थोड़ा बोला था, वो तो बोला था प्लैंक ने बोला था। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, नो रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो सर फिर इसने क्या बोला था? पहली बात तो इसने बोला था एनर्जी को इंटेंसिटी बोला था। क्या बोला था? एनर्जी को इंटेंसिटी बोला था इसने अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। एनर्जी को इसने ई को इंटेंसिटी बोला था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आई लिखते हैं। ठीक है सर, पहली बात इंटेंसिटी होती क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जरा ध्यान से देखिए। ये एक यूनिट एरिया है। अब यूनिट एरिया का मतलब आपको पता ही है, या तो इसे फिर वही 1 मीटर स्क्वायर रख लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लो, 1 नैनोमीटर स्क्वायर रख लो, 1 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर रख लो। अरे भाई कुछ भी यार, यूनिट होना चाहिए। इस यूनिट एरिया पर 1 सेकंड के अंदर जितनी रेस फॉल करेगी, जितने रेडिएशन फॉल करेंगे, जितनी रेस फॉल करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या इंटेंसिटी क्या हुआ? इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? नंबर ऑफ रेस falling
पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, उसे क्या बोलेंगे हम? इंटेंसिटी बोलेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इसने एनर्जी को इंटेंसिटी बोला था, और दूसरी बात इसने बोला था, एनर्जी कहना है एनर्जी कह लो, इंटेंसिटी कहना है इंटेंसिटी कह लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल है। ठीक है, ये भी एमआईटी में आएगा। अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अगर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये रेडियो वेव्स है ना, रेडियो सुनते होते थे अगर आपको पता हो तो। ये माइक्रोवेव्स हैं, ये इंफ्रारेड वेव्स हैं। इंफ्रारेड वेव्स एक तो हमारी बॉडी से भी निकलती हैं, हमारी बॉडी से कॉन्टिन्यूसली राइट नाउ इंफ्रारेड वेव्स निकल रही हैं, है ना। इंफ्रारेड कैमरे से आप देखेंगे। बट जैसे ही कोई मान लीजिए किसी ने अगर थप्पड़ मारा, है ना, ऐसे किया, तो ऑब्वियसली यहां से जो एनर्जी निकल रही थी, जो वेव्स निकल रही थी, इंफ्रारेड वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो गई, या फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और नहीं बोलना था, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज हो गई। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स का एक और एग्जांपल भी दे रखा है, किसमें? घर पे होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, हमारे पास भी है ये, ऑयल बेस्ड हीटर। ऑयल बेस्ड हीटर, है ना, ये वही है, ऑयल बेस्ड हीटर ही है। माइक्रोवेव्स के अंदर माइक्रोवेव्स निकलती हैं। रेडियो वेव्स, जब रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, जो भी जहां से भी। विजिबल लाइट, यही वो वेव है जो हमें नजर आती है, जो हमें नजर आती है। कोई भी लाइट अगर हमें नजर आ रही है तो वो विजिबल लाइट ही हमें नजर आ रही है, बाकी कोई और लाइट हमें नजर नहीं आती है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, इनको बचाने के लिए देखते हैं आप लोग, ओजोन होल भी है, सॉरी ओजोन लेयर भी है, जो कि हमें बचाता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, जो सन से आती है। ठीक है, एक्स रेस बताइए, गामा रेस बताइए। ठीक है, इन सारी अलग अलग वेव्स का ऑर्डर जरूर पूछा जा सकता है। मैं जो ऑर्डर बना रहा हूं उसमें वेव्स भी हैं, एंड अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हैं। कुछ वेव्स भी रखी हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रखी हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। अलग अलग जो वेव्स हैं, उनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। सर ये तो पता ही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक बना रखा है, दैट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, दैट इज युवराज सिंह। ठीक है, तो सिर्फ निमोनिक है, इसको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, बस निमोनिक है ना, दिल पे नहीं लेना। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है कि कैंसर की गोली, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए उनका मतलब है, स्मॉल लेटर्स वालों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स रेस के कारण, अगर आपने कभी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली एक्सरे कराया हो, कभी चोट वगैरह लगी हो तो एक्सरे कराना पड़ता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक्सरे वाले रूम के बाहर एक वार्निंग लिखी रहती है कि बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है और इससे कैंसर हो सकता है। हाँ, जरूरत हो तो कराएंगे ही, बट बार बार जानबूझ के नहीं कराना चाहिए। कैंसर की गोली एक्सरे के कारण, युवराज सिंह का निक नेम है दैट इज यूवी। यूवी को मार गए, है ना, भगवान करे उनको आपकी भी उम्र लग जाए। ठीक है, बस ये सिर्फ निमोनिक है, इसको दिल पे नहीं लेना है हम लोगों ने। ठीक है, ग्रेट सर्वेंट है वो इंडिया के, इंडियन क्रिकेट के और इंडिया के भी। कॉस्मिक रेस, दिस इज गामा रेस। अब आप कहोगे कि कॉस्मिक रेस जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। अरे मैंने बोला ना, अलग अलग वेव्स लिखी हैं यार। ठीक है, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है, गामा को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्सरे। यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेस।
वी का मतलब है विजिबल रेस, और आई का मतलब है इंफ्रारेड रेस, एम का मतलब है माइक्रोवेव्स, और आर का मतलब है रेडियो वेव्स। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन वेव में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देख रहे हैं लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा। और आपको पता ही है वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे ही क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई थिंक ये नंबर 5 था शायद, हाँ ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 और नंबर 6 ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी खुली आंखों को जो भी लाइट नजर आती है वो इसी रेंज में होती है, इसी रेंज में, विजिबल रेंज में। जैसे हमारी बॉडी से भी राइट नाउ इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं, हमें दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि वो रेंज हमारी आईज जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती। जो सांप वगैरह होते हैं वो उसी रेंज को डिटेक्ट कर पाते हैं, इसी कारण उसी को देख के वो किसी पर भी अटैक करते हैं, चाहे कोई भी एनिमल हो। ठीक है, टॉपिक पर वापिस आते हैं। विजिबल रेस की जो रेंज है अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी हुई है। कईयों में लिखा हुआ है 4000 आंगस्ट्रॉम से 7000 आंगस्ट्रॉम, कईयों में लिखा हुआ है 4000 आंगस्ट्रॉम से 8000 आंगस्ट्रॉम, कईयों में 3000 से 7000। ठीक है, मैं आपको अप्रोक्सीमेट उसकी रेंज लिख देता हूं, वो ये है 3800 आंगस्ट्रॉम से 7600 आंगस्ट्रॉम। 3800 आंगस्ट्रॉम से 7600 आंगस्ट्रॉम तक कोई भी लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ इसके बीच में है, ठीक है, विजिबल रेस की वेवलेंथ की रेंज है, वैसे तो यूनिट से ही पता चल गया कि वेवलेंथ है, बट फिर भी मैंने लिख दिया वेवलेंथ की रेंज इतनी है। कोई भी लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ की रेंज इसके आसपास है, हमारी खुली आंखें उसे देख सकती हैं, अदरवाइज हम उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, खुली आंखों से तो देख नहीं सकते। और विजिबल रेस में आपको पता है विबग्योर होता है, विबग्योर। यस सर। सर जैसे आपने इसमें बताया इसकी वेवलेंथ कम, इसकी ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ठीक है, ऐसे विबग्योर में क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही है। इधर से इधर जाएंगे, लैम्डा क्या हो जाता है, इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज। और सबको ऐड करके, विबग्योर को ऐड करके कौन सा कलर बनता है? विबग्योर को ऐड करके कौन सा कलर बनता है? विबग्योर को ऐड करके विबग्योर को ऐड करके कौन सा कलर बनता है? कलर बनता है व्हाइट। मैं ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं। मेरे पास एक है एक्सपेरिमेंट करके देने के लिए, बट अभी वाइफ भी घर पे नहीं है, चीजें सारी मेरी हैं, बट पता उन्हीं को होता है कि कहाँ पे रखी है। इधर वाले कॉर्नर में तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कल दिखाऊंगा आपको, कल दिखाऊंगा, कल वो मैक्सवेल वाला वीडियो भी दिखाऊंगा और ये वाला भी दिखाऊंगा आपको पक्का। ठीक है, मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी का आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं सिर्फ बताऊंगा। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, पता है रेडियो पे जो गाने आते हैं, दिल्ली का है, और उसने ब्रॉडकास्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी इतनी, अच्छा फ्रीक्वेंसी है 1368 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1368 हर्ट्ज हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ निकालनी है, हम सबको पता है सी किसके बराबर होता है, न्यू लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाय न्यू। रखो सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ और न्यू की वैल्यू 1368 उसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। ये ऊपर आ जाएगा 3000, वैसे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁵ बच गया ना, उसमें से 3 जीरो मैंने यहां लगा दिए, 2 यहां। फिर ऐसा क्यों किया? कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। 3000 को 1368 से करूंगा 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻², 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻²। सबको एसआई यूनिट में रखा है तो लैम्डा भी एसआई यूनिट में आएगा, दैट इज मीटर, दैट इज मीटर।
19.3, हाँ 2 पॉइंट समथिंग इन 10⁻², से करेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, बोला है मैंने अभी। प्लीज, वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है येलो लाइट की जिसकी वेवलेंथ ये दे रखी है। अच्छा, एक तो वेव नंबर निकालना है और एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम। क्या हम सबको पता है एंगस्ट्रॉम को मीटर में रखते हैं तो ये हो जाता है, यस सर। बस फिर निकाल लो वेव नंबर, 1/λ दैट इज 1/1500 इंटू 10⁻⁻10। ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻10, नीचे 5800। फिर ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगी बिल्कुल। क्या इसको 100/58 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूं? बिल्कुल। 10⁻8 था, उसको 100 इंटू 10⁻6 लिख दिया, बिल्कुल। 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 आ जाएगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सी किसके बराबर होता है? न्यू लैम्डा। तो न्यू किसके बराबर आ जाएगा? C/λ। सी की वैल्यू ये रही, लैम्डा 5800 एंगस्ट्रॉम है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? यस सर। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻8 पहले था, 10⁻10 और आ गया। 3/5800, ये 2 0 कैंसल आउट कर दूंगा तो ये बच जाएगा। क्या ऊपर 300 इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं, नीचे 58, यस। 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻4, 10⁻4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या होगा इसका, है ना, सेकंड, पर सेकंड। ठीक है, जतिन गुप्ता। चलिए अब शुरू करते हैं बेटा टेस्ट। क्या कल के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? कल के लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो, इनको लिख लाइएगा बस, और इसके नीचे 2-3 पेज खाली छोड़ दीजिएगा। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नीचे 2-3 4 एक आध पेज एक्स्ट्रा भी छूट जाए, कौन सी बड़ी बात है। और इन क्वेश्चंस को बस लिख लाना है ना, टाइम बच जाएगा आपका। टाइम बच जाएगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कराना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। आइए शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 32। टेस्ट नंबर 32 के लिए बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए, बुक चाहिए। बुक कहाँ है? ये रही बुक। कितने लेक्चर्स का टेस्ट था आयनिक इक्विलिब्रियम के? आयनिक इक्विलिब्रियम के पहले कितने लेक्चर्स का टेस्ट था? दो। दो में तो क्वेश्चन ही बहुत कम बन पाएंगे फिर। दो, चलिए कोई नहीं। पहला क्वेश्चन, इन फॉलोइंग reaction which is लुईस बेस। ये रही रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कौन लुईस बेस है? ऑप्शन 3 है आपके सामने, CO2, OH नेगेटिव के HCO3 नेगेटिव। आइए सॉल्व करते हैं। क्या आपको पता है कि ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने लुईस एसिड में दिया था एज इट इज। जब भी एलिमेंट के पास मल्टीपल बॉन्ड हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। ये लुईस एसिड है जो यहां से लोन पेयर लेगा, तो ये लुईस एसिड है, और जो लोन पेयर दे रहा है वो क्या कहलाएगा? लुईस बेस।
क्या कहलाएगा? लुईस बेस। दिस इज द आंसर, लुईस बेस, ये है आंसर। ठीक है, ओ एच नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टॉपिक भी सिखा देते हैं और क्वेश्चन भी। आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर एसिड अमंग फॉलोइंग। हमेशा याद रखिएगा, अगर नेचर एसिडिक है, पहले लिख देता हूं, इसको ऐड कर लेना नोट्स में। अगर नेचर एसिडिक है तो जनरली टॉप टू बॉटम, वैसे इनऑर्गेनिक में सीखेंगे आप जाने पर, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाता है, बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जाता है। बॉन्ड तोड़ना आसान, जल्दी एच पॉजिटिव आयन देगा, जो जितनी जल्दी एच पॉजिटिव आयन देता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे ये देखो, H2S एक वीक डाई प्रोटिक एसिड है, H2SC उससे नीचे पाया जाता है, H2TE उससे नीचे पाया जाता है। सर आपको कैसे पता? अरे सेम ग्रुप क्या है भाई, ये भी 16th का, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे पाया जाता है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। H2S की बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल, H2SC को थोड़ा और आसान, H2T को और आसान, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, ओवरलैपिंग वीक होती जाएगी। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज का मतलब ये भी है, इसको नोट्स में ऐड कर लेना लाइन को, के ए इंक्रीज होगा, पी के ए डिक्रीज होगा। ठीक है सर। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन करा दो सर इसके ऊपर, ये आप करो, यही आपका दूसरा क्वेश्चन, यही है आपका दूसरा क्वेश्चन। इन चारों का एसिडिक करेक्टर बताना है आपको, इन चारों का एसिडिक करेक्टर बताना है आपको। यहां पर लिखना चाहो लिख लो, ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर भाई FCl BrI सेम ग्रुप में पाए जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, ये सबसे वीक, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग। एक और लाइन नोट्स में ऐड करिएगा, ये भी वैसे पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी, बट चलिए मैं भी बता देता हूं, वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की ही। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, वीकर इज कॉन्जुगेट बेस, उसका बेस उतना ही वीक होता है, उसका बेस उतना ही वीक होता है। अगर पूछ लिया जाए इसके बेस बना लो, बेस तो बनाने आते हैं ना, सब में से H पॉजिटिव आयन निकाल दो। कॉन्जुगेट एसिड से बेस कैसे बनाते थे सर? उसमें से H पॉजिटिव आयन निकाल देते थे। जिसका एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उसका बेस उतना वीक, जिसका एसिड जितना वीक उसका बेस उतना स्ट्रॉन्ग। इधर से इधर आएंगे, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। कुछ चीजें ऐड भी होती जा रही है नोट्स में इसी बहाने। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, इसमें भी एक चीज ऐड करा देता हूं, इसमें भी एक चीज ऐड करा देता हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको MIT में लिख लेना पॉइंट को, वैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बट चलिए कोई नहीं। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल एटम की, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, अगर नेचर एसिडिक है तो।
ये जनरली एप्लीकेबल है, ऑलवेज नहीं बट जनरली इसी से काम चल जाता है। सर कहां पर नहीं होता ये फॉलो? इनऑर्गेनिक पढ़ोगे पता चल जाएगा, मैं अब इनऑर्गेनिक थोड़ा पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कोई पूछ ले ये रख, एक मैं कराता हूँ एक आप करना। HNO2 और HNO3 दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? ठीक है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर +5 है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। इधर से इधर जाएंगे, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं Ka इंक्रीज होगा, या ऐसा भी कह सकते हैं pKa डिक्रीज होगा। ये तो मैंने कराया। आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ये है, आपके लिए थर्ड क्वेश्चन ये है, बताइए दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? आप दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? फिर वही जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, इसका निकालोगे +4, इसका निकालोगे +6। और अगर आपको लग रहा है ये +4 +6 कैसे आया, एक बार रेडॉक्स रिवाइज कर लो बेटा, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। फिर वही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि Ka क्या हो रहा है? इंक्रीज। और pKa क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है जी। और कोई चीज बता दे, लेवलिंग इफेक्ट बता देते हैं। ध्यान से सुनना, जो भी एसिड मोर एसिडिक होता है वाटर में, देन इन वाटर ऑल हैव सेम एसिडिक करेक्टर। समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, 1 मिनट टाइम दीजिए। जनरल ऑर्डर आपको बता रहा हूं, जनरल, ध्यान सुनना। पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, फिर HCl, और फिर ये नाइट्रिक एसिड। एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये यहां से एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, के इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ, ध्यान से देखना, सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, किसी और सॉल्वेंट में आपने कंपैरिजन किया, ये तो सारे सॉल्यूट है, इनको किसी में डाला होगा ना, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो, ठीक है। सर अगर वाटर होगा, वाटर में सबका एसिडिक कैरेक्टर सेम होगा, वाटर में सबका एसिडिक कैरेक्टर सेम होगा, सबका एसिडिक कैरेक्टर सेम होगा। ऑल हैव सेम एसिडिक कैरेक्टर, सेम एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर। सर ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। मैं समझाता हूं कैसे। घर पे बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। कभी किसी से बोला जाए कि इसके साथ टॉय शेयर कर लो, बच्चों की नेचर पे डिपेंड करता है, किसी के साथ करेंगे नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे कम करेंगे, बच्चों की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वो यहाँ पर हो भी रहा है, इसका H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी थोड़ी कम है, इसका H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी थोड़ी और कम है, अगर तीनों का इंडिविजुअल कंपेरिजन किया जाए। या ऐसा बोल सकते हैं ये H पॉजिटिव आयन सबसे जल्दी देगा, ये थोड़ा सा लेट देगा, ये उससे थोड़ा लेट देगा, ये जनरल जनरल, ठीक है। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है, कोई टॉयज अपने बहुत जल्दी दे देता है, कोई थोड़ा देर में देता है, कोई उससे भी थोड़ी देर में देता है, ठीक है। फिर घर में कोई एक ऐसा बड़ा इंसान भी होता है जिसके सामने बच्चों की बिल्कुल भी नहीं चलती है, ठीक है। वो एक बार खुली आंखों से देखते हैं और सारे बच्चों को अपने टॉयज जो है वो शेयर करने ही पड़ते हैं। जनरली ये पर्सन हमारे घर में हमारे पापा होते हैं, है ना, बस वही है। यहां पर वाटर वही काम कर रहा है, बिल्कुल लेवलिंग इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। इससे जितने में H पॉजिटिव आयन देगा उतने टाइम में इससे भी लेगा, उतने ही टाइम में इससे भी लेगा, सभी जाने इक्वल ही H पॉजिटिव आयन देंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? लेवलिंग। इसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा।
इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन वाटर। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वाटर में? HCl, HNO3, H2SO4 या और सेम एसिडिक करेक्टर। जो भी एसिड वाटर से स्ट्रॉन्ग होता है, थर्ब भी आपसे डरता है, तुम्हें तो यही कहना पड़ेगा कि डरता है। सच्चाई ये है, ऑल ही वॉन्ट्स इज CPWEC। यस, डर तो बस उसे उसी का है, हमारा कहाँ डर है। लैग हो गया था, हाँ अब ठीक हो गया लैग। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेंज शो। लास्ट क्वेश्चन, कार्बोकेटायन CH3 पॉजिटिव क्या होता है? क्या ये एक लुईस एसिड है, लुईस बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब लुईस बेस ही है, या नन ऑफ दिस? ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो बस उसे न्यूक्लियोफाइल कह दोगे। और ऑब्वियसली इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये किसी से लोन पेयर लेगा। लोन पेयर लेने वाला क्या कहलाता है? दैट इज लुईस एसिड। ठीक है, कल का जो हमारा टेस्ट है दैट इज टेस्ट नंबर 33 है, उसका सिलेबस है लेक्चर 3 से लेके लेक्चर 5 तक। इसका आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 आउट ऑफ 5, बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेक श्योर करें कि आज जैसा आपने बोला हैप्पी टीचर्स डे। मुझे लगता है टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, या जिनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मैं टीचर्स पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बड़े भैया दीदी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि वो हम पूरा साल करते हैं। ठीक है, वो डे स्पेसिफिक नहीं होती है, बिकॉज 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 ये जो भी है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, फैमिली हो, मॉम डैड कोई भी हो, ये फैमिली होती है ना। और फैमिली के अंदर तो ऑब्वियसली जो रिस्पेक्ट होती है वो थ्रू आउट द ईयर चलती है। ऐसा थोड़ा होता है कि मम्मी को हैप्पी मदर्स डे वाले दिन जो है तो बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि मॉम तुम ही सब कुछ हो, ठीक है, और अगले दिन उनके साथ डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसा एटलीस्ट मेरी फैमिली में तो नहीं होता, और आप मेरी फैमिली ही है। ठीक है, ठीक है जी। और मैं, मेरा फिर वही फर्म बिलीव है कि वेयर एवर आई एम टूडे इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, टीचर्स हु हैव टॉट मी इन स्कूल। आपने स्टूडेंट नहीं देखा होगा, ठीक है, बस एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अपने टीचर्स के ऊपर ब्लाइंड फेथ था। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास था मेरा एज ए स्टूडेंट। तो टीचर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उसने बोला ये किताब करनी है तो करनी है, उसने बोला नहीं करनी तो नहीं करनी, अपना दिमाग नहीं लगाया। एंड इट हैज मेड माई जर्नी वेरी इजी, वेरी इजी। मतलब कि वो चीजें जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गई, सिर्फ इसी कारण। ठीक है, सिर्फ इसी कारण। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहिए, ठीक है। उम्मीद है
कि टीचर्स डे के गिफ्ट के रूप में हमें आपका सिलेक्शन मिलेगा, जिसकी हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आपसे भी लेंगे टीचर्स डे का गिफ्ट रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन, दैट इज़ योर सिलेक्शन। ठीक है, उसी के साथ आपसे मिलेंगे भी। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।